विक्रम, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया, मीरा का कोई सिग्नल नहीं आया। एक काम करो, फार्म हाउस के पीछे वाली टीम से कहो कि वो फार्म हाउस के पीछे से अप्रोच करे। सभी लोग फार्म हाउस की तरफ अप्रोच करो। मूव। इन लोगों ने खुद ही अपनी जान ली है। मीरा और बच्चों को इन लोगों ने यही कहीं छुपा रखा है। विक्रम, पूरे घर की तलाशी लो। सर। मीना और बाकी की बच्चियों को वापस लाने के लिए मीरा ने खुद को मिर्जा के हाथों बिकवाया। उसका उठाया गया एक कदम एक मिसाल था, लेकिन मीरा को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वो अपने आप को कितने बड़े खतरे में डाल रही थी। लेकिन इससे पहले कि मीरा बाहर खड़ी अपनी टीम को कोई भी सिग्नल दे पाती और डीएसपी विनोद तिवारी अंदर आकर उन सभी को बचा पाते, मीरा और बाकी की बच्चियों को जंगल के रास्ते किसी और जगह के लिए रवाना कर दिया गया। अब जहां मीरा को लाया गया था वो कोई आम जगह नहीं थी। वहां पहुंचते ही मीरा को पता चल चुका था कि उसका मुकाबला किसी आम चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह से नहीं, बल्कि झारखंड के कुख्यात अपराधियों से है। कभी कभी तो हम सोचते हैं तुम में इतनी ताकत आती कहाँ से है? ताकत आती नहीं, पैदा की जाती। तो क्या जो कुछ भी हम तुम्हारे लिए करते हैं वो सिर्फ तुम में एक ताकत पैदा करते हैं? उसकी वजह से क्या हम कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते? घोड़े के पैर में अगर कील ठोक दी जाए वो दौड़ना तो दूर, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता है। और तुम जिस बच्चे की बात कर रही हो वो हमारे गिरोह के लिए कील साबित होगा, हमारे गिरोह की बर्बादी में ठोकी हुई आखिरी कील। पर हमारा तो बहुत मन होता है कि हमारा भी एक बच्चा हो, अब चाहे वो कील ही क्यों ना साबित हो। ये दर्द भी हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगा। पूर्णिमा, इंसान की आबादी और बर्बादी के पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो वक्त को काबू में कर ले या खुद वक्त के काबू में आ जाए। और करण को तो आज तक वक्त भी काबू में नहीं कर पाया है, तो कोई और चीज भला क्या है। हुकुम माफ कीजिए, हम बाद में आते हैं।
सिर्फ तुम बाद में आना। सर ये रेडियो मॉडेम जो हमें फार्म हाउस से मिला है, रक्सली इसे अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर इसकी पावर 300 मेगाहर्ट्ज है। फिलहाल इन्होंने अपने रेडियो मॉडेम्स को चेंज किया है, जिसकी वजह से काफी दूर तक बातचीत कर सकते हैं। सर हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। शुरुआत में हमें ये लगा था कि ये केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गैंग का होगा, पर अब केस काफी सीरियस हो चुका है। इस केस का कनेक्शन रक्सलियों से है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुझे सरकार से स्पेशल परमिशन लेना होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद की भी जरूरत होगी। तब तक तुम इस मॉडर्न पे नजर रखो। हो सकता है मीरा हमें कोई सिग्नल भेजने की कोशिश करे या फिर हम उनके कोई सिग्नल को कैच कर पाए। राइट सर। ममीना, मैं तुम सबको यहाँ से ले जाने आई हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, और तुम्हारे अम्मा बापूजी अभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे अम्मा बाबूजी वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप कौन हो? समझ लो मैं एक दीदी हूँ, और तुम्हारी दीदी तुमसे कह रही है कि अब तुम्हारे साथ और कुछ नहीं होगा। चलो, हुकुम ने तुम लोगों को बुलाया। सारा सामान ले लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ हुकुम, सारा सामान ले लिया, कुछ नहीं रह गया। हुकुम, नया माल। तुम्हारी जगह यहाँ भीड़ में नहीं, कहीं और है। कन्नन, जो कि इस पूरे उग्रवादी गिरोह का मुखिया था, उसने इन बच्चियों को सिर्फ इसलिए अपने कब्जे में रखा था ताकि वो उन्हें अपनी भूख का शिकार बना सके। जो कुछ भी वो कर रहा था उसे बयां करने के लिए अमानवीय शब्द भी छोटा था। उसकी सोच घटिया थी और उसकी ये धारणा बिल्कुल गलत थी कि बंदूक की नोक पर वो जो चाहे करवा सकता है। मीरा अब इस गिरोह में थी। खतरा बहुत था, लेकिन मीरा डरने वालों में से नहीं थी। पर क्या मीरा अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या मीरा इन मासूम बच्चियों को बचा पाएगी? क्या कन्नन को उसके किए की सजा मिलेगी?
ये तो मीरा मैडम की आवाज है। इसका मतलब मीरा मैडम सेफ है। ये लोकेशन कहाँ पर है? एक सेकेंड सर, ये सिग्नल तो भानगंज जंगल से है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। विक्रम, जल्दी से सारी फोर्स को रेडी करो, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सर। मेरे हमारे साथ बस तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सीधा अपने माँ बाबा के पास जाओगे। मेरी बात सुनो, हाँ? अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना इन लोगों को शक हो सकता है। कहाँ गई थी तू? बस यही नीचे। मीरा को हुकुम ने बुलाया है। आपने बुलाया? अब तक मेरे दिमाग पर सिर्फ मौत का नशा था, पर जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारी ये महक, लगता है तुम मौत से भी बड़ा राज हो। शेखर की लाश मिली है नीचे, किसी ने उसका सर कुचलकर हत्या कर दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमारी पहरेदारी इतनी मजबूत है कि हवा भी हमारी इजाजत के बगैर नहीं चलती, फिर ये कैसे? कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि हवाओं में किसी और की महक फैल गई है? क्या मतलब? मतलब ये है कि जहाँ शेखर की लाश मिली है, मैंने इस लड़की को वहीं से आते हुए देखा। मुझे लगता है कि सब कुछ इसने ही किया है। जल्दी बता, सच क्या है? हुकुम, मैंने शेखर को आखिरी बार ममीना के साथ देखा था। रुक जाइए, मैं बताती हूँ। मैं दरअसल नीचे गई थी, उस दौरान मुझे लगा कि शेखर किसी से बात कर रहा है। गौर से सुना तो पता चला कि वो पुलिस के साथ ही बात कर रहा था। वो आपके सर पे लगे 5 लाख रुपए के इनाम के लालच में आ गया था। वो पुलिस को इस जगह का पता दे रहा था। मैं सुन रही थी और तभी उसने मुझे देख लिया सुनते हुए। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की। मैं मानती हूँ कि मैंने शेखर को मारा, लेकिन वो 5 लाख रुपए में बिक चुका था। मुझे बगल में रखा हुआ हथियार दिखा और मैंने उसी को उसके सर पे मार दिया। लाओ रे शेखर की बंदूक लाओ। ये अपनी जान बचाने के लिए बातें बना रही है। इसे अभी के अभी खत्म कर दीजिए। सच है, झूठ लगे तो इस गलतफहमी पर भी आप मेरी जान ले सकते हैं। आप इस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग नॉर्थ साइड से कवर करेंगे। डोंट शूट अनटिल आई से। हम उन्हें सरेंडर करने का एक मौका देंगे। तेरी बातें सिर्फ बोली हुई है, लेकिन इसने करके दिखाया है। इसने साबित कर दिया कि ये सच्ची है। अब कोई भी इसकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा।
पुलिस हुकुम। कितने हैं वो लोग? पूरी फौज है हुकुम। सारे हथियार उठा लो और एक एक लड़की के साथ जंगल में चारों तरफ फैल जाओ। इससे उन्हें हमें ढूंढने में परेशानी होगी। जल्दी करो। पुलिस वालों के साथ कमांडो के लोग भी होंगे। अगर इनमें से एक भी बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो हमें यहाँ से ये लोग किसी भी हालत में निकलने नहीं देंगे। कमांडो हो या आर्मी, अकेला कनन इनके स्टॉप पे भारी है। मैं जानती हूँ कि आप अकेले इन सब पर भारी हैं, लेकिन जरा अपने गिरोह की सोचिए। मैं तुम जैसी बात कहा है 5 मिनट में गिर जाएंगे सारे के सारे। मेरे ख्याल से हमें सब लड़कियों को सुरक्षित रखना है। तुम कहो तो मैं इनसे बात करूं? रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए हमारे साथ कई मासूम बच्चे हैं, हमें यहाँ से निकलने दीजिए वरना एक एक करके हर बच्ची को मार दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम तुम्हें जाने देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि इन बच्चों को कुछ नहीं होगा? ये हमारे गिरोह के मुखिया कनन के मुंह से निकली हुई बात है। एक बार को दिन रात में भी बदल सकता है, पर ये नहीं बदलेंगे। अंजाम back. ये क्या सर, हमने इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारी पहली प्रायोरिटी कन्नन को पकड़ने से ज्यादा बच्चियों की सुरक्षा है। और जहां तक मीरा को मैं जानता हूं, मीरा हरगिज ये नहीं चाहेगी कि बच्चियों को एक भी खो जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे सर? अब हम पूरी तैयारी के साथ इंतजार करेंगे मीरा के अगले सिग्नल का। कन्नन हमेशा ऐसे दर्शाता था जैसे कि वो बहुत निडर है, लेकिन जो इंसान छुपने के लिए छोटी मासूम बच्चियों का सहारा ले वो कभी भी निडर नहीं हो सकता। जो कुछ भी कन्नन कर रहा था वो एक बीमार दिमाग की उपज थी, और इस बीमारी को काबू में पाने के लिए मीरा ने उसका विश्वास जीतना शुरू कर दिया, क्योंकि मीरा अच्छी तरह से जानती थी कि जितना कन्नन उस पर विश्वास करेगा मीरा के लिए उसे हराना उतना ही आसान होगा। मीरा, ये लड़कियां हमारी ढाल तो थी, लेकिन आज तुम्हारे दिमाग ने तलवार का काम किया है। सिर्फ लड़कियों के सहारे वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। तुम वाकई में बहुत समझदार हो। मुझे नहीं लगता कि पुलिस इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेगी। हमें इन लड़कियों को सुरक्षित रखना होगा, बिल्कुल सुरक्षित। कम से कम तब तक जब तक ये सब कुछ शांत न हो जाए। मेरी मानिए तो अपने आदमियों से कहकर इनका उठना बैठना अलग करवा दीजिए। कहीं इनके साथ किए गए जोर जबरदस्ती की वजह से इनमें से किसी एक की भी तबीयत बिगड़ गई तो हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इन लड़कियों को अगर हम ठीक रखें तो इन्हें हम आगे भी ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीरा। जब तक मैं पुलिस वालों से अपने लोगों की मौत का बदला नहीं लेता तब तक इन लड़कियों को अपनी ढाल बनाकर रखना होगा। इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर हमने उनके अड्डे को अच्छे से खंगाला है। सर वहाँ काफी मात्रा में दवाइयाँ मिली।
जैसे प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन पिल्स। सर वहाँ हथियार तो कोई नहीं मिला, शायद हथियार वो अपने साथ ही ले गए। सर वहाँ एक सैटेलाइट फोन मिला है, वो फोन मैंने इंटेलिजेंस टीम को दे दिया। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि रक्सली उस फोन से किसे फोन किया करते थे। रक्सलियों को भारी मात्रा में आर्म्स प्रोवाइड करने वाला तो हमें पहुंचना पड़ेगा। अगर हम उनकी इस सोच को खत्म कर दें तो शायद इनके साथ साथ कई और गैंगस्टर को पकड़ने में हमें मदद मिलेगी। हुकुम पुलिस प्रमोद तक पहुंच चुकी है और उस्मान को भी ना कई बार पुलिस की गाड़ी में देखे हैं। हमको तो लग रहा है उस्मान के ही रास्ते प्रमोद तक पहुंची होगी पुलिस। उस्मान को कहाँ छुपा कर रखा उन लोगों ने? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आओ। उस्मान का कुछ पता चला? मैं गांव के हर दरवाजे पर पोलियो की दवा पिलाने के बहाने गया। जो मुझे फोटो दी गई थी उस तरह का एक आदमी मुझे एक घर में दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ 2 लोग और थे और लग रहा था वो पुलिस वाले हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। साहब, हमारी मम्मी ना कब आएगी? कैसी है वो? किस हालत में? तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और हमारी ऑफिसर मीरा के साथ में है। अब इससे ज्यादा इस वक्त मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। मीरा दिन रात उसके साथ है और उसे वापस लाने में लगी हुई। साहब, और कब तक हमें ऐसे रहना पड़ेगा? पता नहीं, डीएसपी साहब को लगता है कि तुम नक्सलों के निशाने पे हो। क्यों उस्मान, अकेले अकेले पूरी बिरयानी खाएगा? हमें भी न्योता दे दिया होता। हमारी तो हर भूख का इलाज तू ही है ना। पुलिस ने मेरे को पेट भर के खा और ठूस। ये खाना तुझे आखिरी बार नसीब। बिरयानी के साथ इसे भी चौराहे पर लटका दो ताकि लोगों को पता चले जो पुलिस की बिरयानी खाएगा उसे हमारी गोली भी खानी पड़ेगी। हेलो, सर लाश पर से चिट्ठी मिली है। जो भी मेरे खिलाफ पुलिस का साथ देगा उसका हाल यही होगा। विक्रम, एक टीम तैयार करो। इस वक्त इस गांव में दहशत का माहौल है और हमारे होते हुए दहशत का माहौल नहीं रहना चाहिए। हुकुम। हुकुम। पुलिस मेरे लिए गड्ढा खोद रही थी, लेकिन सच तो यह है कि वो लोग खुद गड्ढे में जा गिरे। पूर्णिमा में चाहता था कि मुझे वो सारे पुलिस वाले एक साथ मिले जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है, क्योंकि गीदड़ों का शिकार झुंड में करने में मजा आता है। और ठीक वैसा ही हुआ। मैंने उस्मान को मारकर एक तीर छोड़ा था, उन्होंने हमारे 2 मारे थे। 2 के बदले उनके 20 मारूंगा ताकि उन्हें भी पता चले कनन चीज क्या है। पुलिस की नसों में खून नहीं, कनन के नाम का खौफ दौड़ेगा। और पूर्णिमा, इस बार मेरे साथ मीरा भी होगी।
यार ऐसे उठाते हैं। पकड़ो। ऐसे नहीं, इसे याद रखो। एक आंख बंद करो। शिकार करते वक्त एक बात याद रखना, नजर शिकार पर हो लेकिन ध्यान चारों तरफ होना चाहिए। लेकिन हमारा शिकार होगा कौन? बहुत सी चीजें तय करना बाकी है, बस तुम अभी इतना समझ लो, इस बार जंगल में कुछ शिकारी खुद शिकार बनने वाले हैं। गोली चलाओ। कन्नन अपना जाल बिछा चुका था और उसके इरादे काफी खतरनाक थे, पर मीरा वहां उसके साथ रहकर उन मासूम बच्चियों को बचाने की तरकीब सोचने में लगी थी। बड़ा सवाल यह था कि अब तक अपनी चालाकी से बचता आया कन्नन क्या इस बार पुलिस की गिरफ्त में आ पाएगा या वो फिर से अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। और इसी बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी वजह से उनका इस खेल में पलड़ा भारी हो गया। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। सुशांत, एक दवाइयों की लिस्ट बना ले जो गहरे घाव और दर्द में आराम देती है, क्योंकि तेरा खेल अब खत्म। पहली बार जब तुझे प्रणाम करते सुना था तो ध्यान नहीं दिया, पर तेरे कॉल डिटेल्स ने तेरे राम प्रणाम सलाम सबका मतलब समझा दिया। रक्सलियों से मिला हुआ ना तू? तेरे कोड वर्ड्स थे ना ये उनसे बात करने के लिए। चल, अब कुछ कोड वर्ड्स हम भी तुझे सिखाते हैं थाने ले जाके। ले चलो इसे। हाँ साहब, मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ और उन लोगों का इलाज भी मैं ही किया करता हूँ। सुशांत, ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी जब रक्सलियों के अड्डे से हमें वो दवाइयाँ मिली। वो दवाइयाँ जिस मेडिकल शॉप से ली गई थी वो ठीक तेरे हॉस्पिटल के बगल में है। चल जल्दी से अब वो बता दे जो हम सुनना चाहते हैं। बोल। रक्सलियों का सरदार है कनन। करण खौफ का दूसरा नाम है सर। मैं उसके लिए काम करने से मना नहीं कर सकता था। मैं हॉस्पिटल में काम करने वाले वर्कर्स के साथ मिलकर लड़कियों को उस कचरे के बैग में सप्लाई किया करता था। करण के लोग आए, मुझसे कहा कि मैं उस्मान को ढूंढ निकालूं। मैंने पोलियो के बहाने सारे घरों को छानना शुरू किया। मेरे पास में बस उसकी तस्वीर थी। उस्मान का ठिकाना देखने के बाद मैंने उसी आदमी को जो पहले भी आ चुका था, उससे मैंने उस्मान का पता बता दिया। ये आदमी ही मेरे और कनन के बीच बात होने का जरिया है। अब तुम हमारे लिए काम करोगे सुशांत। तुम्हारी डिग्री तो कैंसिल होगी और अगर हमारे साथ काम करोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी बच जाए। अब ये आदमी जो तुम्हारी बात कनन तक पहुंचाता है, ये जब भी आए तुम फौरन हमें बताओगे। यह है पोस्ट ऑफिस, इसके पास से कच्चा रास्ता जाता है। हम लोग यहाँ से जाएंगे और ये है पुलिस चौकी। इसे हम चारों तरफ से घेर लेंगे। अंदर जाने के दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये। आधे इधर से जाएंगे और आधे इधर से। अब तक उन लोगों ने हमें घेरा था, अब हम उन्हें घेरेंगे। कल शाम के सूरज के साथ उनकी जिंदगी का सूरज भी ढल जाएगा। और मीरा, तुम मेरे साथ रहोगी।
ये लो पानी पी लो, पानी पी लो। आराम से, आराम से, आराम से। ममीना की तो तबीयत सुबह से बहुत खराब है, उल्टी हो रही है उसे। फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और अभी असम की तैयारी नहीं करोगी? मैं इसको जल्दी डॉक्टर के पास से दिखा करके लेके आ जाऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। ठीक है शंभू। जी हुकुम। तू मीरा के साथ जा और इस लड़की को डॉक्टर के पास दिखा कर और जल्दी आना, किसी को शक ना हो। ए सुशांत, खड़ा बात कर, उठा फोन। हेलो। हाँ हाँ, अभी आ रहे हो? हाँ ठीक है। हाँ इलाज कर रहा हूँ। हाँ मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मुझे लगता है तापमान रात को 85 होगा और सुबह 23। 85, 23? हाँ, मुझे जो लगा मैंने वो बोल दिया। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूं मैं। ममीना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ आज ही, फिर शाम को हम तालाब से 8-10 मछलियां पकड़ेंगे और आज ही पका के खाएंगे। ये क्या मछली खाना लगा रखा है? फटाफट दवा लो और निकलो यहाँ से, और भी काम है मुझे। ये एक गोली दिन में 2 बार। ठीक है। अच्छा ममीना को तो कुछ भी नहीं हुआ था, पर मुझे समझ में नहीं आता कि आपने उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया। और वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, बुखार, मछली पकड़ना है, पकाना है, खाना है। चारों तरफ फैल जाओ। कनन, चुपचाप सरेंडर कर दे, इसी में तेरी और तेरे बाकी बंदरों की भलाई है। मैंने कहा था मीरा, वक्त को मैंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। करण को पकड़ना इतना आसान नहीं है। मुझे तो शुरू से इसका शक था, मैंने तुम्हें बताया भी, लेकिन तुम इसकी बातों में आ गई। किसी भी बात का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग हैं। मुझे तो मेरी जान की परवाह है नहीं, और जहां तक मुझे पता है पुलिस ने यहाँ के हर एग्जिट पॉइंट पर अपना पहरा लगा दिया है। तू अब नहीं बचेगा। हम तुम्हें खुद को कानून के हवाले करने का एक मौका दे रहे हैं। अगर तुम चाहो तो आज बिना किसी खून खराबे के तुम्हें और तुम्हारी गैंग के लोगों को हम यहाँ से ले जा सकते हैं। भैया, लेके जाओ इसे, चलो लेके जाओ। मैडम आप ठीक तो है ना? जब से आप रक्सल्स के साथ थी, हमारी टीम चैन से नहीं बैठी। विक्रम, हमारी पूरी टीम ने बहुत बहादुरी के साथ कनन नाम के इस रावण को जड़ से उखाड़ फेंका है। थैंक यू, तुमने मेरे इशारे को बहुत अच्छा समझा था। वो क्लू बड़ा अच्छा था।
तापमान के जरिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बताना। सर मुझे तो वो आइडिया तब आया था जब मैं ममीना को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके गई थी। मुझे वहाँ पे उनका एक मैप दिख गया था। कनन इतना शातिर है, उसको पूरा इलाका रटा हुआ है और उसने अपना प्लान किसी को नहीं बताया था, सब कुछ उसके दिमाग में था। मछलियों की बात तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि हम नदी के रास्ते आने वाले थे और 10 मछलियां मतलब 10 रक्सल। और सर मीरा मैडम के साथ काम करते हुए मुझे इतना वक्त हो गया कि इनके दिए इशारे समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं है और हम ही जानते थे कि इनके इशारे सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर। मैडम, हम लोग तो उम्मीदें खो दिए थे। प्लीज प्लीज नहीं, आपने हमारी बेटी को बचा लिया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ममीना और बाकी की बच्चियों को बचाने के लिए मीरा अपनी जान पर खेल गई। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने कनन जैसे कुख्यात अपराधी का डटकर सामना किया। अब तक दुनिया से बचता आया कनन आखिरकार मीरा के फेंके हुए जाल में जा फंसा। इस केस में मीरा ने जिस बहादुरी से काम करते हुए बेकसूर बच्चों को बचाया, उसके लिए क्राइम पेट्रोल उन्हें सलाम करता है। कनन और उसका गिरोह अब पुलिस की हिरासत में है। उसके गिरोह से बचाई गई बच्चियों के लिए मीरा अब एक प्रेरणा स्रोत है। इस केस में हम सबके लिए सीख है कि गलत विचारधारा और विकृत मानसिकता के साथ अगर हम चाहें कि सारी दुनिया हमारे सामने घुटने टेक दे तो यह असंभव है, क्योंकि क्राइम नेवर पेस। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। जिंदगी के सफर में कितनी दफा होता है कि हम ऐसे रास्तों पर चल देते हैं जो सही मालूम होते हैं, लेकिन कुछ दूर निकलते ही एहसास होता है कि हम गलत रास्ते पर चले आए हैं। और सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि किसी भयानक रास्ते पर चले आए हैं। और ऐसे में मन से एक गुहार निकलती है, बचा लो। मुंबई 2015। न जाने क्या हुआ कि उम्मीद के रास्ते पर चलते चलते रास्ता एक भयंकर जंगल के सामने जा खुला। चैट तो बहुत हो गई, अब ये भी बता दे मिल कब रहे हैं हम? 6 महीने हो गए हैं। सब्र करो बेबी। एग्जाम से मेरे अगले हफ्ते से। फाइनल सेमेस्टर ना? यस, फिर इंजीनियरिंग खत्म और नौकरी शुरू। पार्टी। श्योर। चल बाय। बाय। लव यू। लव यू। समीर। अरे आ गई आप मम्मी? आज काफी देर हो गई। अरे वो मीना बहन के उधर गई थी, 3 दुपट्टे दिए थे ना उन्होंने टाकने के लिए, बस वही पहुंचाने गई थी। बस और 1 महीना, फिर आपको अपनी आंखें नहीं फोड़नी पड़ेगी। भाई और फिर मिले ना नए स्कूल के यूनिफॉर्म लाना। पक्का से। उम्मीद है तेरी नई नौकरी में तेरे हाथों में ये गांठें नहीं पड़ेंगी। 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ माँ, क्या क्या नहीं किया आपने हम दोनों के लिए। मेरी छोड़ अपनी हालत देख। अरे पढ़ाई भी करता है साथ में काम भी, कितनी मेहनत करता है रे तू बेटा। वो सब छोड़ो मम्मी, आपको पता है मेरी नई नौकरी में मेरी सैलरी कितनी होगी? कितनी? 40,000। हाँ, अब तो बस आप घर पे आराम करना और टीवी देखना और हमारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। अरे कैसा मेरे भाई? बस बढ़िया। क्या चल रहा है? बस बढ़िया। अरे चल ना। अभी नहीं आता हूँ। अरे चल ना। क्लास है मेरी, आ रहा हूँ। अरे यार चल। अरे समीर, क्या है भाई? पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ यार, एग्जाम जो आ रहे हैं। हाँ वही तो। अरे सुन ना, ये थर्मोडायनामिक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना भाई। सब मेरे नोट्स में ले ले। हाँ जी। देख यार, मुझसे तो नोट्स कॉपी हो नहीं पा रहे, तो मैं तेरी नोटबुक लेके जाने वाला हूँ। वैसे एक बात बता, तू नोट्स बनाता कब है? इससे जीनियस कहते हैं बॉस। अरे वो सब छोड़ो, अवनीश तू बता रहा था कि तेरी जान पहचान का कोई डॉक्टर है यार, मम्मी का आर्थोपेडिक्स दिखाना। सिर्फ आज रुक जा, कल पक्का। ठीक है। लंच हो गया? वैसे क्या पहन रखा है? कपड़े। श्योर आप बिजी हो? सुनो। बोलो। शादी कर लो मुझसे, सारे सवाल बीवी वाली कर रही हो। शादी करोगे मुझसे?
समीर किससे चैट कर रहा है? हाँ, गर्लफ्रेंड? कोई नहीं यार, बहुत लेट हो गया यार, मैं चलता हूँ। कहाँ पे जा रहे हैं? अरे वहीं जहाँ रोज जाता हूँ। बात तो सुन। अरे ज्यादा देर रुका तो धर्मपाल जान ले लेगा। बाय। बाय, टेक केयर। हाँ तो मुझे दो। अरे भाई, अब तो तुम इंजीनियर बन जाओगे हैं? हाँ, बस 1 महीना और, कॉलेज कैंपस की प्लेसमेंट में नौकरी भी मिल गई है। भाई इंजीनियर बन के हमें भूल तो नहीं जाओगे हैं? कैसी बातें कर रहे हो? अरे लो, चाय भी आ गई, रख दे। लो भाई, चाय भी लो, चाय पियो। अरे क्या कर रहे हो? पियो यार। मैं क्या हूँ, ज्यादा चाय पीता हूँ ना तो मुझे वो एबीसीडी, वो एसिडिटी हो जाती है अपनी। हाय, जवाब तो दो, कहाँ हो? इससे क्या हो गया है? ये रखो। समीर भाई 1 मिनट। बोल। समीर भाई मुझे ना ये डिफरेंशियल समझा दो ना प्लीज। x + 2y + z। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, बाद में करूं? आपको समझ में नहीं आ रहा? हाँ, तो मैं कोई आइंस्टाइन हूँ? हाँ, हमारे लिए तो हो। अरे क्या रुकी परेशान किए जा रही, थक क्या है कॉलेज से? हैं? जा बेटा, मुंह हाथ धो ले, जल्दी से खाना लगाते हैं। एक क्वेश्चन ही तो पूछ रही थी मम्मी। अरे ये तो डिस्चार्ज। गुड मॉर्निंग भाई, आप उठ गए? मैं आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं, तुम जाओ। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं हुआ, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, तुम जाओ। ठीक है भाई। समीर, तुझसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खोया हुआ है? लगता है तुझे फोन एडिक्शन हो गई है। क्यों? जब देखो नेट पे लगा रहता है। किससे बात कर रहा था? हाँ, लेट मी गेस, समवन स्पेशल। हाँ, हमें भी बता दे कौन है यार वो। कोई नहीं। अच्छा वो सब छोड़, आर्थराइटिस के बहुत अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर सोलंकी। पापा ने उनसे बात कर ली। तुझे टाइम मिला तो आंटी को लेकर चले जाना, और अगर टाइम ना हो तो मुझे बता देना, मैं लेके चला जाऊंगा। ठीक है। अरे इसे क्या हुआ? नो शुक्रिया, नो थैंक यू। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? इंजन का काम है, टाइम तो लगेगा ना, सर्विसिंग करा देंगे हम। जय माता दी। जय माता दी। बड़ा टेंशन में लग रहा है भाई। अरे आज काम में मन नहीं है, अभी चोट लग जाती तो। अरे चाय लाना भाई। ले भाई, चाय पी और मूड ठीक कर। पानी पिलाना। जी।
क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? बोलो ना भाई। यार वो कोई है चैट रूम पे। लड़की आर्ग्यूमेंट हो गई, जवाब नहीं दे रही है। भाई रोजमर्राओं की चीजों को घुन लगना, दीमक लगना सुना होगा आपने, लेकिन इंसान के दिलो दिमाग को भी घुन लगता है। चिंता, स्ट्रेस और दुविधाओं का घुन। समीर को भी कोई चिंता, कोई बात दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक पॉजिटिव और खुश मिजाज लड़का दिन ब दिन गुमसुम, अकेला और इंट्रोवर्ट होता जा रहा था। घर वालों और दोस्तों के पूछने पर भी समीर अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर रहा था। कई हफ्ते गुजर गए और अचानक एक दिन मुझे माफ कर देना मम्मी, माफ कर देना रुकी। सिंथिया, क्यों? चैटरूम की फोटो से शक्ल नहीं मिलती है? समीर, समीर, उठ जा बेटा, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। समीर, कहाँ चला गया लड़का? रुकी, रुकी। जी मम्मी। भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। कुंडी खुली हुई है। समीर, समीर बेटा। मम्मी कहीं गए होंगे बाहर। जरा फोन लगा भाई को। जी मम्मी। पता नहीं क्या चलता रहता है दिमाग में इस लड़के के। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. मम्मी भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। अवनीश को फोन लगा, अवनीश को। हेलो अवनीश भैया, आपके घर पे भाई है क्या? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी नहीं है मम्मी। मम्मी भाई का रेड वाला बैग भी नहीं है। कपड़े? ये कपड़े क्यों ले गया? समीर को देखा तुम लोगों ने? लेकिन तुम लोग के साथ तो उठता बैठता है ना वो। देखा ही नहीं उसको। मम्मी अवनीश भैया आ गए। आंटी गैरेज में भी पता कर लिया, कुछ नहीं पता चला। भैया कॉलेज में अपने बाकी लोगों से पूछा? आज संडे है, कॉलेज की छुट्टी है, लेकिन मैं जितने लोगों को जानता था सबसे पूछा। चैट रूम पे किसी से टेंशन भी चल रही थी उनकी। ये तो मैंने भी देखा था। उसने कुछ बताया? आई मीन किससे बात कर रहा था? कुछ भी आइडिया?
हाँ, कोई लड़की थी। मम्मी 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 मत रोना। मम्मी न जाने किस हाल में होगा, कैसा होगा मेरा बेटा, मेरा समीर। मम्मी भैया भैया कुछ पता चला? नहीं आंटी, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। I mean, हम समीर को कहाँ ढूंढेंगे? पुलिस समीर को आसानी से ढूंढ पाएगी। समीर से किसी की कोई रंजिश, कोई झगड़ा वगैरह? जी नहीं, बहुत ही भला लड़का है। आपने बताया समीर जाते समय सामान ले गया, मतलब पूरी तैयारी के साथ गया है। जी। समीर की जिंदगी में कोई लड़की, कोई लव अफेयर वगैरह? हाँ, वो भाई किसी के साथ चैटिंग करते थे और बहुत परेशान भी थे, लेकिन कभी कुछ बताया नहीं। कोई लड़की थी? जी। लड़की का नाम वगैरह कभी बताया? भाई ने तो कभी कुछ नहीं बताया। तुमने पूछा नहीं? पूछा था। अच्छा, समीर का कॉलेज में किसी लड़की के साथ कोई लव अफेयर वगैरह? सर मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, बाकी सभी उसके दोस्त थे। अच्छा स्टूडेंट है, क्लास का टॉपर है, सभी की हेल्प करता है वो। शिंदे सर, इनसे समीर की फोटो लेके आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो और इनसे इनका मोबाइल नंबर भी ले लेना। हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कुछ पता चलता है आपको बता देंगे। हो सकता है समीर यहीं कहीं आसपास निकला। बगैर बताए तो वो बाजार भी नहीं जाता। गए हुए 4 दिन हो गए उसे। समीर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं सर, वो तो 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं आया। कॉलेज की लड़की के साथ तो कोई अफेयर नहीं है, बट अगर कोई सीक्रेट अफेयर होगा तो हमें पता नहीं है। सर वो बहुत शाई टाइप है, पर बहुत हार्ड वर्किंग है। गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पर हाँ अम्मी शर्मा उसका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, आप लोग जाइए। शिंदे सर, यहाँ तो कुछ खास सुराग मिला नहीं। लगता है ये समीर सीधा साधा लड़का है। यस सर। वैसे भी अभी तक हमें जो भी डिटेल्स मिली है समीर के बारे में, उससे सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। एक काम करो सर, समीर की कॉल डिटेल चेक करो, और शायद वो कहीं काम भी करता है, वहाँ भी जाके पता करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ओके सर। यहाँ धर्मपाल कौन है? साहब मैं ही धर्मपाल हूँ साहब। समीर यहीं काम करता था? जी साहब यहीं काम करता है, लेकिन साहब पिछले 10 दिनों से आया नहीं साहब। कैसा लड़का है वो? बहुत अच्छा लड़का है साहब, है पढ़ाई भी करता है, मेहनत भी करता है और पार्ट टाइम में हमारे यहाँ काम भी करता है साहब। साहब पूरे परिवार को संभाल के रखा है उसने साहब। इधर उससे किसी से कोई बातचीत, मतलब कोई ऐसा आदमी जिससे वो ज्यादा बात करता हो? मालूम नहीं साहब। समीर का कुछ पता लगा? आपसे कुछ बात करनी है। ये समीर के पिता? जी, रोड एक्सीडेंट में। हम कॉलेज गए थे। ये अवनीश को कब से जानते हैं आप लोग? बचपन का दोस्त है समीर का, स्कूल में साथ पढ़ते थे दोनों साथ। सर समीर का कुछ पता चला? तहकीकात चल रही है। समीर का कमरा कौन सा है? जी आई सर। नहीं सर, यहाँ भी कुछ नहीं है। शिंदे सर, मुझे ये प्यार मोहब्बत का मामला लगता है। लड़के ने अपनी माँ से इस रिश्ते के बारे में कुछ बताया नहीं, और अगर लड़की ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ बताया तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने मना कर दिया होगा। नतीजा दोनों ने तय किया चलो घर से भाग चलते हैं। और इस बात को लेकर लड़के और लड़की ने एक दूसरे से मोबाइल पर बातचीत जरूर की होगी। लड़के की कॉल डिटेल्स निकालो। ओके सर।
सर समीर के कॉल रिकॉर्ड्स। समीर ने ज्यादातर अपनी माँ से, गैराज के मालिक धर्मपाल से और अपने दोस्त अवनीश शर्मा से ज्यादातर बात की है। इसमें किसी लड़की का कोई नंबर नहीं है सर। शिंदे, हो सकता है कि फोन लड़की के नाम पे रजिस्टर्ड ना हो। मुझे तो लगता है कि लड़का और लड़की दोनों शहर छोड़कर निकल चुके हैं। भागकर दोनों ने शादी कर ली है और कुछ ही दिनों में वो लोग वापस भी लौट आएंगे। लड़की इस शहर से नहीं है। अगर होती तो उसके माँ बाप ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आसपास के किसी ना किसी थाने में जरूर करवाई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मतलब साफ है, मुझे ये मामला संगीन नजर नहीं आ रहा है। परिंदे उड़ते उड़ते दूर आसमान में निकल जाएं तो शाम तक उनके घर लौटने की उम्मीद रहती है, लेकिन जब इंसान जबरन घर छोड़कर चला जाए तो हादसे की गुंजाइश बन जाती है। पुलिस ने समीर को हर मुमकिन जगह तलाशा, घटना की संजीदगी को देखते हुए कार्रवाई की, लेकिन सिंथिया और समीर दोनों बालिग थे। उनका भाग जाना कोई गुनाह, कोई अपराध नहीं था। फिलहाल यह मामला महज गुमशुदगी का था। नतीजा, पुलिस ने एक सीमा तक ढूंढने के बाद समीर के वापस लौटने या बेहतर सुराग मिलने का इंतजार किया। महीना गुजर गया, ना तो समीर लौटा और ना ही सुराग मिला। हेलो अम्मी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। समीर? समीर कहाँ है तू? कहाँ है तू बेटा? जंग के लिए निकल रहा हूँ अम्मी, जंग के लिए। जंग? कैसी जंग? कौन सी जंग? कौम की जंग अम्मी, कौम की जंग। कैसी कौम? कौन सी कौम? क्या बोले जा रहा है तू? अपनी कौम अम्मी, अपनी। समीर, मेरी बात सुन बेटा, बेटा घर वापस आ जा। बहुत थक गई हूँ तुझे ढूंढते ढूंढते बेटा। तेरी अम्मी तेरे बगैर मर जाएगी सुनी। घर लौटा। तू कहाँ है? मुझे माफ कर देना अम्मी, अब तो जन्नत में ही मुलाकात होगी, जन्नत में। रुखसाना को मेरा प्यार देना अम्मी। अल्लाह हाफिज। क्या नाम शनाब बोले जा रहा है तू? समीर, समीर सुन मेरी बात सुन बेटा। बेटा तू कहाँ है? तू घर वापस आ जा। समीर, समीर सुन। जंग, कौम, क्या मतलब है इसका अब्बास भाई? जंग और कौम बड़ी खतरे वाली बात है, और फिर शायद इस वक्त तुम्हारा बेटा हिंदुस्तान के बाहर है। मतलब? दुनिया जहान का मामला इस वक्त बहुत खराब चल रहा है। कुछ लोग नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, धर्म और मजहब के नाम पर उनको बरगला रहे हैं। लेकिन वो चाहते क्या है भाईजान? कुछ सुना नहीं है तुमने? कई निर्दोष लोगों का कत्लेआम, कई बम के धमाके, एक मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ लड़वाने की कोशिश चल रही है। लेकिन समीर को क्या जरूरत है ये सब करने की? उसका किसी ने क्या बिगाड़ा है भाईजान? और वो क्यों जान लेगा मासूमों की? देखिए बहन, ऐसे माहौल में हम लोग, हमारे जैसे मासूम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ लोग चंद मुनाफे के लिए ये वैशी खेल खेलते हैं, गुमराह नौजवानों को अपना मोहरा बना रहे हैं और मजहब को बरगलाने का सामान। दरअसल मेरे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है उसे। डांटती नहीं हूं ना कभी, उसी का नतीजा आपकी बार है। ऐसी डांट लगाऊंगी क्या कल ठिकाने आ जाएगी उसकी। पता नहीं अब वो लौट पाएगा भी या नहीं। रुखसाना, ये सब्जी और ये ब्रेड है, दूध मैं शाम को ले आऊंगा। ओके? नमस्ते अब्बास अंकल। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? समीर का कुछ पता चला? देखो बेटा, हम कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं, बाद में आना। पर्सनल? लेकिन मैं भी तो इस घर का। देखो बेटा, अब तुम जाओ, समीर के आते ही हम आपको इत्तला कर देंगे, आपको बता देंगे। देखो, किसी पे भरोसा मत करना, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, समझ गए ना? अस्सलाम वालेकुम।
बच्चे माँ बाप के सुनहरे सपनों की मंजिल होते हैं, लेकिन समीर की खबर एक भयानक सपने की तरह उसके परिवार को झकझोर गई। घर से बिन बताए निकला समीर ये कहां पहुंच गया था? सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला समीर कैसे कौम और जंग की आंधी में फंस गया था? ये सारी बातें बेहद जरूरी जांच पड़ताल की थी, लेकिन कहते हैं ना, बद अच्छा और बदनाम बुरा। और बदनामी के डर से समीर की मां ने एक रिश्तेदार की सलाह पर पुलिस को इस बात की खबर नहीं की। समीर की मां के लिए अब हर दिन रात जैसा काला था और हर पल खौफ का मंजर, जहां मौत उसके बेटे को हर वक्त घेरे हुए थी। सीरिया में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। इस हमले ने दुनिया के सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ने वाली बात पर सोचने को मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज तड़के हुए इस हमले में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है और यह अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इस हमले में किस आतंकवादी संगठन का हाथ है, इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये सब क्या देख रही हो तुम? अपना समीर भी तो है वहाँ। 70 लोग मारे गए, लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए लोग। कोई है घर में? क्या बात है, समीर गहरे जाएगा कि नहीं आएगा? वो अपने खाला के घर गया हुआ है पुणे। हमसे तो कह रहा था कि एग्जाम है, अभी आप कह रहे कि खाला के यहाँ गया। जी इतला करती हूँ उसे, आ जाएगा 1-2 दिन में। आए तो भेज दीजिएगा। बात क्या है? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? क्या नहीं बता रहा है भैया? नाटक मत कर। सुबह आंटी की रो रही थी और वो अब्बास अंकल पहले तो कभी घर नहीं आए, अब अचानक से घर पे आ गए। चक्कर क्या है? चक्कर? कोई चक्कर नहीं है। तो मुझे सुबह घर से जाने के लिए क्यों बोला? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ रुखसाना, क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कुछ होगा तो हम आपको खबर करेंगे। हेलो, आपका बेटा समीर आलम शहीद हो गया है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मम्मी, क्या हुआ? मम्मी बोलो ना, क्या हुआ? मम्मी बोलो ना। समीर मर गया, अपना समीर मर गया। आंटी कहाँ पर हैं आप? हाँ बेटा। आंटी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? चाय पिएगा? आंटी बात क्या, प्लीज मुझे बताइए। आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? बात ही नहीं है जब कोई, तो क्या बताऊं? आंटी कुछ बात तो जरूर है, प्लीज मुझे बताइए। बैठना। रुखसाना क्या हुआ? रुखसाना कुछ बोल, क्या हुआ? समीर भैया क्या? आंटी रुखसाना क्या बोल रही है? जंग के लिए निकल रहा हूं मम्मी, जंग के लिए। कैसी जंग?
कौन सी जंग? कौम की जंग अम्मी, कौम की जंग। हेलो, आपका बेटा समीर आलम शहीद हो गया है। आंटी, हमें पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट अभी तो इन्फॉर्म कर सकते हैं ना। ज्यादातर अपराध सतर्कता की कमी की वजह से होते हैं। ज्यादातर अपराध कानून को विश्वास में ना लिए जाने की वजह से होते हैं। इंसान से गलती होती है, उसका सुधार भी हो सकता है, लेकिन अगर गलती को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो लाइलाज हो जाती है। समीर से गलती हुई, कानून को खबर नहीं हुई और समीर की मौत हो गई। अब समीर की मां अवनीश के कहने पर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस के लिए अब एक भयानक और जटिल मामला पेश होने को था। समय पर खबर नहीं देकर बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने। 1.5 महीने से आपका बेटा समीर आलम गायब है और जब आपको फोन आया तो आपको पता चला कि वो शहीद हो गया, वो भी किसी जंग में। एक बात बताइए, समीर खुद होकर घर से गया था? नहीं ना, कोई तो था उसके कांटेक्ट में जो उसे बरगला रहा था। जब पहली बार आपको उसका फोन आया तो आपको हमें बता देना चाहिए था। तभी डर गए थे हम, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। जरा सोच के बताइए, समीर किसी के कांटेक्ट में था जिससे उसका मिलना जुलना होता हो, बातचीत होती हो? कोई शख्स, कोई नाम? कोई नहीं था ऐसा। अच्छा, तुम बता रही थी ना वो किसी लड़की से चैट करता था? जी, उस वजह से वो बहुत परेशान थे। लेकिन कभी उसने उसका नाम भी नहीं बताया? नहीं। एक बात बता दूं मैं आपको, ये आपके एक बेटे का ही मसला नहीं है, बल्कि पूरे देश की सिक्योरिटी का मसला है। आपका बेटा समीर जिस किसी भी लोगों के कांटेक्ट में है, वो देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी कॉल आपको आए, संदिग्ध बात करे, आप हमें जरूर बताएं। शिंदे सर, हेडक्वार्टर को इस केस के बारे में तुरंत खबर करता हूँ। समीर आलम की फैमिली और उसके दोस्त अवनीश शर्मा के मोबाइल को सर्विलेंस पर डाल दो। ओके सर। ये समीर आलम किसी लड़की से नेट पे चैट किया करता था। उसकी बहन से उसकी ईमेल आईडी और उसके चैट रूम अकाउंट की आईडी लो और हमारे साइबर क्राइम सेल से तुरंत इसकी छानबीन कराओ। पता करो कि ये किस किस साइट पे जाता था और किस किस से चैट किया करता था। राइट सर। सर, केवल समीर ही इनके निशाने पे नहीं होगा, बल्कि और भी कई मासूम इनके निशाने पे होंगे। बिल्कुल, यहाँ रिक्रूटमेंट रैकेट चल रहा है। क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों को खबर कर दो। ये बड़ा ही संगीन मामला है। हमें पता लगाना होगा कि समीर कहां कहां जाता था और किस किस से मिलता था। समीर आलम को जानते हो? जानता हूँ सर। तुम्हारा नाम? विनीत शर्मा। क्या नाम है तुम्हारा? भानु सिंह। सुनो जी। तुम्हारा नाम क्या है? वसीम अख्तर। समीर को जानते हो? जी, मैकेनिकल में हमारे साथ ही था सर। वैसे कुछ दिनों से यहाँ पर आया ही नहीं है। क्यों सर? वो तो नहीं मालूम। समीर ने तुमसे कभी कोई खास बात वगैरह की हो? जी, वो एक्चुअली मेरा सर क्लास है। ये एक संगीन मामला है, पुलिस की मदद करो। समीर ने कभी तुमसे कोई खास बात वगैरह की हो? सर, कभी कभी उल्टी सीधी बातें करता था सर, बस। अरे अपने बारे में सोचना बंद करो और कौम के बारे में सोचो। दुनिया भर में जंग चल रही है, कितना जुल्म हो रहा है अपनी कौम पर। इरफान, तू तो न्यूज़ देखता है ना, बच्चे बुजुर्ग औरतें सबको मारा जा रहा है। यार, पर अपने देश में तो नहीं हो रहा ना। तू पागल हो गया समीर। कौम अपनी जगह है, बट वी आर इंडियंस। और अवनीश तेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो अपनी कौम का नहीं। उसे गोली मार सकता है? कैन यू किल हिम? जो टॉकिंग क्रैप। और हाँ, जो लोग कौम और जंग की बातें करते हैं ना, उनका एक पर्सनल मोटिव होता है। यार, कौम और मजहब के नाम पर एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे लोग। तू भी संभल जा मेरे भाई, चल। सर, कुछ ना कुछ तो चालू था सर उसके दिमाग में। यहाँ कॉलेज में उसके साथ कोई था? नहीं सर, ऐसा तो कोई नॉलेज नहीं है मुझे। जाओ। समीर आलम, इसका ब्रेन वॉश इंटरनेट पे हुआ और वो यहाँ कॉलेज में अपनी कौम के लोगों का ब्रेन वॉश करने लगा। जो भी हुआ नेट पे हुआ। यस सर। सर, समीर आलम अपने चैट रूम से किसी सिंथिया नाम की लड़की से चैट कर रहा था। सिंथिया? यस सर, सिंथिया कैथलिक है। ये तस्वीर है सर उसकी। सर, ज़्यादातर बातें तो प्यार मोहब्बत की हुई हैं और ये अफेयर करीब 6 महीने से चल रहा था। और सर 5 जुलाई से दोनों की बातचीत बंद है और उसी दिन से सिंथिया की आईडी भी बंद है। डिलीट सर।
सर सिंथिया की लास्ट चैट में एक बात और है, सिंथिया ने किसी आरिफ बशर और मकसूद नाम के लड़के का जिक्र किया और उस दिन सर समीर भी चैट पे आया था, लेकिन सिंथिया ने उससे ज्यादा बात नहीं की है। और सर ये ग्रुप और ये चैट रूम उसी दिन से बंद है और खामोश है सर। लेकिन इसका आईपी एड्रेस तो मिल सकता है ना? सर समीर, मकसूद और आरिफ का आईडी तो चालू है, उनका सर पता चल जाएगा, लेकिन सिंथिया की आईडी तब से बंद है सर। बट सिंथिया की लास्ट आईपीएस एड्रेस मिल सकती है। मुझे डर है खतरनाक खेल देश के कई शहरों में खेला जा रहा होगा। न जाने कितने पढ़े लिखे नौजवान इस खतरनाक खेल की चपेट में आ रहे होंगे। डिजीज, रोग, बीमारी ये दो तरह की होती है, व्यक्तिगत और संक्रामक यानी कि कंटेजियस। समीर के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक वन ऑफ नहीं था, वो एक संक्रामक रोग की तरह फैलता चला जा रहा था। पुलिस को अपनी तहकीकात से इस बात का एहसास हो रहा था कि किसी खास कौम की नौजवान पीढ़ी को बरगलाया जा रहा है, उनमें मजहबी उन्माद भरा जा रहा है और उन्हें मुल्क के बाहर ले जाकर मौत के हवाले किया जा रहा है। लेकिन ये कौन था, कहां था और कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा था, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था। उधर समीर के परिवार के लिए अब रह गई थी केवल यादें, अफसोस और समाज की तीखी नजरें। ये तुम्हारा ही बेटा था ना? आंटी, वो पैर में। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। चलिए आइए। आंटी सब ठीक हो जाएगा। समीर, समीर, हेलो भाई, भाई, हेलो भाई, भाई, समीर जिंदा है, अपना समीर जिंदा है। हाँ मम्मी, भाई जिंदा है और वो जरूर आएंगे। आपको फोन आया, हमें खबर है। आप कुछ कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, वो लोग मेरे बेटे को मार देंगे। बहुत नादान है मेरा बेटा। अब तो आपको बात पता चल गया ना, कुछ कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आपका बेटा कश्मीर बारामुल्ला में है और हमारी फौज पहुंच रही है उधर। मकसूद सैयद कहाँ है? वो अजमेर शरीफ गया हुआ है। अजमेर शरीफ गया है या किसी जंग पे गया है? साहब कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर है। आपने पुलिस को पहले खबर क्यों नहीं की? हम डर गए थे साहब। पहले तो उसने कहा कि हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, बाद में उसने फोन किया कि जंग पे जा रहे हैं। 1 महीने से उसका कोई पता नहीं है। कुछ बोला नहीं उसने। 1 महीने से उसके सर पे कोई धुन सवार थी साहब। पूरे दिन कंप्यूटर पे लगा रहता था और एक दिन बिना बताए निकल गया साहब। फिर फोन आया, मेरे बेटे को कोई बरगला रहा है साहब। अच्छी खासी अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था वो, पता नहीं क्या हुआ साहब। सर इसमें कुछ तस्वीरें हैं जो श्रीनगर से आई हैं। ये आपके बेटे की तस्वीरें? ये हमारा समीर नहीं है साहब। मम्मी ये तो भाई का स्वेटर है, याद है आपने उनको पिछले साल खरीद के दिया था जब वो कॉलेज की तरफ से ऊटी जा रहे थे।
सर सिंथिया मैथ्यू के आईपी एड्रेस के मुताबिक यही घर है। लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है। हाँ सर। एक्सक्यूज मी, जी आप इसी फ्लोर पे रहती हैं? जी हाँ। क्या आप बता सकती हैं ये लोग कहाँ गए? जी ये हमारे पड़ोसी थे, अभी 1 महीने पहले शिफ्ट हो गए, तब से ये मकान खाली है। यही है वो? यही है वो, फातिमा नूरानी। फातिमा? जी हाँ। ध्यान से देखिए, ये सिंथिया मैथ्यू है। नहीं नहीं, ये फातिमा नूरानी है, इसका एक बेटा भी है और इसके पति शायद किसी कंपनी में इंजीनियर है। आपको यकीन है कि ये फातिमा ही है? जी हाँ, साल भर से इधर ही रह रही थी। ये लेडी हाउसवाइफ है, वेरी नाइस फैमिली। थैंक्स। वेरी नाइस शिंदे। लगता है मामला बहुत बड़े रैकेट का है। पुलिस को अंदाजा हो चला था कि यह मजहबी उन्माद का भयंकर खेल है जिसके तार दूर तक देश और विदेश से जुड़े हैं। उन्हें अंदाजा था कि कोई हिंदुस्तानी नौजवानों को बरगला रहा है, लेकिन तहकीकात के इस सिरे पर पुलिस को सबसे ज्यादा यकीन इस बात पर था कि फातिमा नूरानी और सिंथिया का इस सारे कांड से बहुत गहरा और संगीन ताल्लुक है। इधर समीर के मामले में भी पुलिस बड़े असमंजस में थी, पहले मुर्दा, फिर जिंदा और फिर मौत का अंदेशा। लेकिन क्या समीर वाकई मर चुका था? अंधेरे की खामोशी को चीरती हुई ये गोली किसने चलाई, किसको लगी? समीर आलम से जुड़ा ये मसला एकाएक कई सवालों के घेरे में आ गया। समीर की प्रेमिका सिंथिया, जिसका असली नाम फातिमा था, उसका समीर के गायब होने में क्या हाथ था? तो क्या सिर्फ समीर ही था इन उन्मादियों के निशाने पर, या फिर और भी थे? कहां छुपे बैठे थे दरिंदे, और समीर इस वक्त कहां था? लेकिन इस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि बड़े ही संगीन षड्यंत्र के तहत देश के नौजवानों को देश और समाज के खिलाफ भड़काया जा रहा था, उन्हें धार्मिक उन्माद की तरफ धकेला जा रहा था, और समीर शायद उसी का शिकार हुआ था। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।